Hello friends, it's our second lecture. In this video, we discuss about the written constitution and unwritten constitution. In previous video, we discussed about the parliament, Lok Sabha, Rajya Sabha, and member of parliament, member of legislative assembly, MLA, MLC. ये सब जो जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को जो जानना चाहिए शुरुआती दौर में एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को, वो सब चीज़ों को हमने पहले वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर लिया है। ये हमारा सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है उस पर हम ध्यान देंगे। ये भी अक्सर काफ़ी लोगों को डाउट रहता है कि रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, इसमें डिफरेंस क्या क्या होते हैं। कुछ लोग कहते हैं भाई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा हुआ हो, अनरिटन जो ना लिखा हुआ हो। अगर आप ऐसा सोचते हो तो भाई आप गलत हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन एक साइड डालो, रिटन एक साइड डालो, अनरिटन। हम आपका नोट्स भी तैयार करवाएंगे। आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ, आप ध्यान से सुनिए। पहले मैं समझाऊंगा, उसके बाद मैं लिखवाऊंगा भी, जिससे आपका नोट्स भी तैयार हो और आसानी से आप रिवीजन कर सको। ठीक है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होता है कि जो लिखा हुआ हो, नाम से लग रहा है ना, जो लिखा हुआ हो। ठीक है। तो इसको समझने से पहले पहले हम देख लेते हैं कि रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ पे चल रहा है, किस किस देश में कौन कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है। पहले हम इस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर उस देश के बारे में हम पढ़ेंगे और देश के द्वारा हम समझेंगे कि किस कंट्री में रिटन और अनरिटन है। उसके बेस पर उस पर जो गवर्नमेंट शासन कर रही है उसका कल्चर कैसा है, उसके रूल्स कैसे हैं, ये सब चीज़ें हमें समझ में आएंगी। ठीक है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किस किस देश में है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप ध्यान से देखोगे तो भाई सबसे पहले तो इंडिया ही आ जाएगा। सबसे पहले क्या आ जाएगा? इंडिया आ जाएगा। इंडिया, श्रीलंका, यूएसए, श्रीलंका, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, इन सब देशों में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और अनरिटन कहाँ कहाँ पे है? अनरिटन है हमारा यूके, इज़राइल, न्यूजीलैंड, सऊदी, उन सब जगह हमारा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब ये तो हमने देख लिया अच्छा किस किस देश में है। तो अगर हम रिटन की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे दिमाग में इंडिया आता है, क्योंकि हम इंडियन है ना, तो हमारे दिमाग में आता है इंडिया। अब सोचो, अगर आप किसी दुकान पे जाओगे, किसी शॉप पे जाओगे और बोलोगे कि भाई मुझे भारतीय संविधान की बुक खरीदनी है। आप बाय द वे आप गए किसी शॉप पर, आप किसी शॉप पर गए, आपने बोला कि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक खरीदनी है। तो ये दुकानदार क्या बोलेगा? भाई पैसा दो, किताब ले जाओ। आपको एक किताब पकड़ा देगा, आपको एक किताब पकड़ा देगा और आप किताब ले लोगे और उस किताब से आपको मोटा मोटा सब कुछ जानकारी मिल जाएगा। ये इंडिया की बात हो गई। क्या यूके का आदमी या फिर इजराइल का आदमी ऐसा जाकर के किसी शॉप पे बोल सकता है कि भाई मुझे संविधान की बुक दे दो? भाई उसको नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एक सिंगल डॉक्यूमेंट के रूप में लिखा गया है, जबकि जो कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन वाले जो कंट्री हैं वहाँ पे एक सिंगल बुक के रूप में नहीं लिखा गया है, वहाँ पे एक कोडिफाइड डॉक्यूमेंट के रूप में नहीं लिखा गया है। वहाँ पे कैसे किया गया गया वहाँ पर? अच्छा, इस लॉ के लिए ये हो गया डॉक्यूमेंट, हो गया इस लॉ के लिए ये हो गया, इस लॉ के लिए ये हो गया। तो अलग अलग लॉ के लिए जो पार्लियामेंट ने पास किया है उसको अलग अलग आप देख सकते हो। इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिंगल कोडिफाइड फॉर्म में
एक सिंगल डॉक्यूमेंट के रूप में लिखा गया है, जबकि जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन वाले जो कंट्री हैं वहाँ पे सिंगल डॉक्यूमेंट के रूप में नहीं लिखा गया है। वहाँ पे अलग अलग लॉज के लिए आपको अलग अलग रेफर करना पड़ेगा, इसलिए उसको अनरिटन बोलते हैं, क्योंकि वो सिंगल डॉक्यूमेंट के रूप में नहीं बनाया गया है। समझे? इसका मतलब ये नहीं है कि जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन वाले जो कंट्रीज हैं वहाँ पे मुंजवानी काम होता है, सब ओरल काम होता है, जो मन में आया वो पनिशमेंट दे दो, जो मन में आया वो रूल बना दो। ऐसा कुछ नहीं है भैया, ये दिमाग में भ्रम मत रखना। सिर्फ इसलिए बोला जाता है उनको अनरिटन, क्योंकि वो सिंगल डॉक्यूमेंट के रूप में नहीं लिखा गया है। उनको अलग अलग फॉर्म में अलग अलग लॉज जो पास हुई हैं, पार्लियामेंट जो पास किया है, अलग अलग फॉर्म में वो रखा गया है। ठीक है, इसलिए उसको अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। इसको और अच्छे से समझते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में दो टाइप्स के लॉ होते हैं। इंडिया में दो टाइप्स के लॉ होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई साहब? एक हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, जिसमें कुछ रूल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, हमारा ये भारतीय संविधान हो गया, इसमें कुछ रूल्स लिखा हुआ है। और कुछ ऐसे हो गए, जैसे हमारा हो गया मनरेगा, जैसे हमारा हो गया इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो क्या भाई ये सब भी इस बुक में लिखे गए हैं? नहीं, ये लॉ जो हैं वो पार्लियामेंट ने पास किया है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया में ऐसे दो टाइप्स के लॉ हैं। एक जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, हमारी एक बुक में लिखा हुआ है, और एक जो सिंपली पार्लियामेंट ने पास करके उसे लॉज बना दिया है। जैसे मनरेगा हो गया, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट हो गया, ये सब जो, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 हो गया, ये सब जो लॉज होते हैं वो सिर्फ पार्लियामेंट ने पास कर दिया है, और वो हमारी कंट्री को रन करवा रहा है, गवर्न करवा रहा है। इसका मतलब हमारा जो इंडिया है, जो हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो दो टाइप से लॉ से चलता है। एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो कि हमारे बुक में लिखा गया है, और एक हमारा ऑर्डिनरी लॉ जो कि पार्लियामेंट ने पास कर दिया है। दोनों मिल करके हमारे कंट्री को गवर्न करते हैं, रन करवाते हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में भी डाउट आएगा कि भाई साहब कि इस जो ऑर्डर जो ये लॉ है जो पार्लियामेंट ने पास किया है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों नहीं रखा गया है, क्यों नहीं रखे? भाई साहब, अगर आप जो टाइम टाइम पे पार्लियामेंट जो लॉ पास करता है उसको अगर इस बुक में रखेगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएगी। एक हमारे जो संविधानों की जो बुक होगी, जो किताब होगी, वो काफ़ी बल्कि हो जाएगी, और इसमें अमेंडमेंट इतनी आसानी से पास नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है वो सिंपल मेजॉरिटी से पास नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को चेंज अमेंड करने के लिए बहुत स्पेशल मेजॉरिटी होती है, उसके जरिए ये किया जाता है, जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन आ जाएगी। इसलिए इस लॉ को जो पार्लियामेंट ने पास किया है उसको अलग रखा गया है। इसका मतलब ये दोनों लॉ मिलकर के हमारे देश को रन करवाते हैं। ये जो पार्लियामेंट ने जो हमारा ये लॉ जो पास किया है उसको हम ऑर्डिनरी लॉ बोलते हैं। और ऐसे लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, जैसे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, ये सब चीज़ें संविधान में उसकी बुक में वर्णन किया गया है, इसलिए उसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बोलते हैं। और जो पार्लियामेंट ने जो सिंपली पास किया हुआ है उसको ऑर्डिनरी लॉ बोलते हैं। एक बात और है कि जो हम ऑर्डिनरी लॉ जो पार्लियामेंट जो पास करता है वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित जो इसका गोल है, जो इसका अचीवमेंट है, जो इसका पर्पज है, उसको प्राप्त करने के लिए ऑर्डिनरी लॉ बनाया गया है। ठीक है, आई होप कि आप इसको समझ गए हो। अगर हम अब बात करते हैं हम अनरिटन की। अनरिटन में क्या हुआ कि भाई बहुत टाइम पहले किसी पार्लियामेंट ने L1 लॉ बनाया, फिर किसी ने L2 लॉ बनाया, किसी ने L3 लॉ बनाया, किसी में L4 लॉ बनाया। तो यहाँ पे ये टाइम टू टाइम ये चला आ रहा है, इसमें टाइम टू टाइम ये चला आ रहा है।
इसमें देखा जाए तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक टाइप्स के ही लॉ होते हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता। जैसे कि रिटन में होता है ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है और एक ऑर्डिनरी लॉ होता है, जबकि जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहाँ पे सभी लॉ एक बराबर होते हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। ठीक है, ध्यान देना, इस पॉइंट पूछे जाते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं पहले आपको ये समझा रहा हूँ एक एक करके, एंड देन आई विल क्लियर। ठीक है, और जो नेक्स्ट पॉइंट आते हैं इसमें, और इसमें क्या और क्या इसमें बन सकता है, तो एक काम करो, आप हेडिंग डालो और लिखना स्टार्ट करो। अब जैसा जो बीच में आएगा उसको आपको हम आगे समझा देंगे। तो सबसे पहले आप डालो, अ, एक साइड डालो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और एक साइड डालो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में नंबर 1 लिखो। जैसे कि हमने पहले आपको बताया कि ये यहाँ पे जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको सिंगल कोडिफाइड फॉर्म में एक बुक में डॉक्यूमेंट बना करके रखा गया है। तो लिखो, इन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन whose articles and provisions whose articles and provisions are codified into single legal document। अभी हमने आपको समझाया था ना, into single legal document। अब अनरिटन में नंबर 1 डालो, अनरिटन में लिखो, द प्रोविजन ऑफ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, the provisions of unwritten constitution are not codified into single legal document। इसको सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट में नहीं कोडिफाई किया गया है। हमने बताया था ना कि टाइम टाइम पे जो बनता चला आ रहा है उसको अलग अलग करके रखा गया है, उसको सिंगल कोडिफाइड नहीं किया गया है। ठीक है, इसलिए इसको अनरिटन बोलते हैं। नंबर 2 डालो, रिटन में लिखो, इन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन distinction is made in written constitution, in written constitution distinction is made between the provision of constitutional law, in between the provision of constitutional law and others law। हमने देखा था कि यहाँ पे दो टाइप्स के लॉ होते हैं, एक हमारा ऑर्डिनरी लॉ होता है, एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है। तो उसमें दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों में डिस्टिंक्शन होते हैं, जबकि अनरिटन में ऐसा नहीं होता है। अनरिटन में सभी लॉ एक बराबर होते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता है। ठीक है, अब नंबर 2 डालो, अनरिटन में लिखो, इन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ईच एंड एवरी इनेक्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट in unwritten constitution, each and every enactment of parliament, each and every enactment of parliament becomes part of their constitution। It means there is no distinction between constitutional law and others law। क्योंकि भैया बनाने उनका जो इनेक्टमेंट है पार्लियामेंट का वही लॉ बन जाता है, तो वहाँ पे डिस्टिंक्शन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, अब आपको एक चीज़ और मैं बताता हूँ। ये तो चल रहा है रिटन अनरिटन का डिफरेंस चल रहा है ना, तो इसमें कुछ चीज़ें और ऐसी आती हैं जो कि काफ़ी डाउट क्रिएट करती हैं। अब क्या आती हैं हम उसको देख लेते हैं। जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है और जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उनके जो देश, उनकी जो कंट्री होती है, उनमें भी डिफरेंस होता है कि कैसे गवर्न किए जाते हैं। जैसे अब सोचो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, और एक हमारा हो गया लेजिस्लेचर हो गया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव हो गया और जुडिशरी हो गई। अब बताओ रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा ज़्यादा पावरफुल होगा? कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा पावरफुल होगा
कि लेजिस्लेचर ज़्यादा पावरफुल होगा, कि एग्जीक्यूटिव ज़्यादा पावरफुल होगा, कि जुडिशियरी ज़्यादा पावरफुल होगा? बताओ। मैं ही बता देता हूँ। जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो उसकी सुपरमेसी होती है, वो काफ़ी ज़्यादा हाईली पावरफुल होता है। क्योंकि अब अगर हम इंडिया की ही बात करें तो जो हमारा संविधान जैसा कहता है वैसे ही हमारा लेजिस्लेचर भी काम करता है, वैसा एग्जीक्यूटिव भी काम करता है, वैसे ही हमारा जुडिशियल बॉडी जो होती है वो भी हमारा वैसे ही काम करता है। मतलब इस बुक को रेफरेंस के रूप में लेकर के काम चलता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहाँ पे सुपरमेसी किसकी होती है? संविधान की होती है। ठीक है। ये हमारा जो मूवी है, मूवी का हमारा हीरो कौन होता है? संविधान होता है। क्योंकि जो मूवी होती है भाई उसमें रेफरेंस किसको मानते हैं भाई? हीरो को ही मानते हैं ना। पूरी मूवी उस हीरो के इर्द गिर्द घूमती रहती है। उसी प्रकार जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहाँ पे जो संविधान होता है वो हमारा हीरो होता है। पूरा फंक्शन उसके इर्द गिर्द घूमता रहता है। जो भी कोई काम होगा उसको रेफरेंस मान के ही किया जाएगा। हम बात करते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में। अनरिटन में जो पार्लियामेंट जो लेजिस्लेचर होता है, लेजिस्लेचर, ध्यान देना, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जो लेजिस्लेचर होता है वो हमारा हाईली पावरफुल पोस्ट इंजॉय करता है। क्यों? क्योंकि भाई साहब लेजिस्लेचर का एवरी इनेक्टमेंट ऑफ लेजिस्लेचर बिकम्स पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हम तो पहले भी आपको पता है ना, लिखवाया भी मैंने आपको कि कोई सा भी इनेक्टमेंट हो भाई साहब लेजिस्लेचर का वो हमारा हमारा रूल्स बन जाएगा, हमारा संविधान का पार्ट बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा लेजिस्लेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा वो इंजॉय करता है, काफ़ी हाईली पावर इंजॉय करता है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी होती है। जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहाँ पे पार्लियामेंट की सुपरमेसी होती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट डालो, लिखो नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट डालो। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में, रिटन में डालो, रिटन में, रिटन में डालो भाई साहब। नंबर 3 पॉइंट, इन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन it is the constitution which is supreme. In written constitution it is a constitution which is supreme and all other organs of the states are supposed to follow it including judiciary। भाई जुडिशरी भी फॉलो करेगा इसको, जैसे मैंने आपको बता चुका। अब अनरिटन में डालो नंबर 3 पॉइंट, पार्लियामेंट is supreme because every enactment of parliament becomes your constitution, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया। एंड नाउ नंबर 4 इन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी generally enjoy, in written constitution judiciary generally enjoys wider powers where it can declare and enactment of legislature where it can declare and enactment of legislature or action of executive to be unconstitutional and thus nullified अब भाई साहब ये भी तो हम जानते हैं ना कि भाई वैसे तो अगर हम बात करें जुडिशरी की तो भाई हर जगह कंट्रोल तो वो करेगा नहीं, करेगा ना भाई साहब। अगर हमारा पुलिस वाला कुछ गलत काम करेंगे, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट भी है, वो भी तो एग्जीक्यूटिव का ही तो पार्ट है। अगर कुछ करेंगे तो कंट्रोल कौन करेगा भाई? जुडिशरी कंट्रोल करेगा। वो अगर कोई रूल्स बनाएंगे, पार्लियामेंट ने कोई ऐसा रूल्स बनाया तो उस पर जुडिशल रिव्यू का कौन प्रभाव दिखाएगा भाई? सुप्रीम कोर्ट ही दिखाएगा। इसका मतलब क्या हुआ
कि जो हमारा जो जुडिशरी सिस्टम होता है वो वाइडर पावर इंजॉय करती है। कहाँ पे? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, अब हम अनरिटन की बात करेंगे। हियर जुडिशरी कैन नॉट डिक्लेयर एनी इनेक्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसका मतलब ये हुआ जो कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे जुडिशरी का जो पावर होता है वो कम इंजॉय करता है, वो पार्लियामेंट के इनेक्टमेंट को वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कर सकता। ध्यान देना, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी कहीं भी कुछ भी कर सकता है। कहीं भी मतलब कहीं भी का मतलब कि वो संवैधानिक रूप से जो सही है उसको वो किसी को भी चुनौती दे सकता है, जबकि अनरिटन में ऐसा नहीं कर सकता। अनरिटन में अब आपके दिमाग में वो डाउट आ जाएगा, भाई साहब आप लोग सोचो कि भाई अगर जब कर ही नहीं सकता, जुडिशरी कुछ नहीं कर सकता, तो उसको बनाया ही क्यों? भाई बनाने के पीछे एक रीजन है ना। ये जुडिशरी जो है वो पार्लियामेंट को चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन एग्जीक्यूटिव को तो चैलेंज कर सकता है ना। ध्यान देना। अब ऐसा क्यों बनाया गया? काफी लोग के दिमाग में भी डाउट आ रहा होगा, भाई ऐसा क्यों बनाया गया? भैया ऐसा इसलिए बनाया गया क्योंकि जो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो काफ़ी डाइवर्सिटी है। यहाँ पे अगर कोई रूल्स पास होता है तो उस रूल्स या फिर कोई लॉ अगर पास होता है तो उस लॉ के हम पॉजिटिव निगेटिव एस्पेक्ट को ना देखने के बजाय हम देखते नहीं है कि भाई उसका लाभ क्या है, हानि क्या है। हम देखते हैं कि भाई साहब उसने लॉ बनाया कौन है, ये किसने पास किया, किस पार्टी ने पास किया है, और बिना कुछ पॉजिटिव निगेटिव एस्पेक्ट समझे बिना हम बोल देते हैं भाई ये लॉ नहीं सही है, भाई ये लॉ गलत है, भाई ये लॉ सही है। भाई हम जो करते हैं वो पार्टी को जज करते हैं सिर्फ अपने कास्ट से, कि भाई मेरी कास्ट ये है तो मेरा पार्टी भी ऐसा ही होगा, जिसकी वजह से इंडिया में काफ़ी डाइवर्सिटी है। और इसलिए यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए जुडिशरी को काफ़ी ज़्यादा पावर दिया गया है, जिससे वो इन सब चीज़ों पे कंट्रोल कर सके। जबकि जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पे है, एग्जांपल लेता हूँ यूके की, इंग्लैंड की एग्जांपल लेता हूँ, तो भाई साहब इंग्लैंड में सभी शिक्षित हैं, सभी एजुकेटेड हैं। तो वहाँ पे अगर कोई ऐसा कोई लॉ बनता है जो कि पार्लियामेंट ने बनाया जो कि उनके देश हित में नहीं है, तो भाई साहब वो उनका अपोज करेंगे। वो वहाँ वो उनके अंदर कोई वैसी भावना नहीं आएगी कि भाई साहब क्योंकि ये हमारा रिलीजन है तुम्हारा रिलीजन है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा माना गया, ऐसा समझा जाता है कि वो एजुकेटेड हैं और कंपेरेटिवली और सब देशों से ऐसा वो समझते हैं। और अगर ऐसा कुछ करते हैं तो वो उनका पार्लियामेंट का अपोज करेंगे और उस लॉ को बदलवा देंगे। ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल में तब्दील कर देंगे, ऐसा समझा जाता है। जबकि इंडिया में ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, अभी तक तो नहीं हो सकता। आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत डाइवर्सिटी है और हम गवर्नमेंट का चुनाव भी ऐसे ही करते हैं। हमें अच्छे और बुरे काम से कोई मतलब नहीं रहता, हम देखते हैं कि भाई साहब हमारा पड़ोसी कौन सा है, हमारे रिलीजन का कौन सा है, हमारे कास्ट का कौन सा है, ऐसा देख करके हम चुनाव करते हैं भाई, जो कि बहुत गलत है। गवर्नमेंट वही चूज करो जो देश के लिए सही हो, जो अच्छा जजमेंट कर सके, जो अच्छा रन करा सके। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नंबर 5 रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में, इट इज अ इन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन written constitution it was made by in written constitution the laws which were made by special body made by special body at specific point of time। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नंबर 5 पॉइंट इन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन,
People of Britain are active. People of Britain are active, while unwritten constitution is an efforts of evolved as unwritten constitution is an efforts of evolved as outcome of it is outcome of many body over a period of time। इसका मतलब क्या बोला, इसको मैं अब इस पॉइंट को आपको समझा देता हूँ। नंबर 5 पॉइंट जो मैंने आपको लिखवाया है, अगर हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, रिटन की अगर हम इंडिया की बात करें तो ये क्या हुआ, हमारा इंडिया कब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इनेक्ट कब हुआ, 26 नवंबर 1949 इनेक्टेड हुआ। ठीक है, एडॉप्ट कब हुआ, एडॉप्ट हमारा 26 नवंबर 1949। इसका मतलब क्या हुआ, जो कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एक स्पेसिफिक टाइम पे पूरी बुक बन के तैयार हो गई। ठीक है, और ये हमारा इन्फोर्स कब हुआ, 26 जनवरी 1950। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्पेसिफिक टाइम पर बन के पूरी लॉज तैयार हो गई, और वो स्पेसिफिक लोगों के द्वारा बनाया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने तो बनाया था भाई साहब, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने मिलकर के ऐसे लॉज को बनाए थे। ठीक है, इसलिए इसका जो बॉडी है, जो स्पेशल बॉडी जो बनाई थी वो भी फिक्स थी, और जो एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर बन के तैयार हो गई थी। जबकि जब हम अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो वो भाई साहब वो किसी एक दिन बन के तैयार नहीं हुई थी, वो सैकड़ों साल से चले आ रहे हैं। जो पार्लियामेंट थे, जो वहाँ के जो गवर्नर थे, जो वहाँ की सरकार बना करती थी, वो लॉज बनाया, उन्होंने लॉज L1 बनाया, फिर दूसरी गवर्नमेंट है उसने L2 बनाया, फिर तीसरे ने L3 बनाया, फिर L4 बनाया। तो इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, इसमें टाइम टाइम पे अमेंडमेंट हुए हैं, टाइम टाइम इसमें चेंजिंग आई है। इसलिए मैंने आपको लिखवाया है कि इट इज़ एन एफर्ट्स ऑफ इवॉल्व, कि भाई इवोल्यूशन के द्वारा ये बन के तैयार हुआ है, और ये इसका जो आउटकम है वो एक स्पेसिफिक टाइम पे नहीं आया है, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे आया है, काफ़ी टाइम लगा है इसको बनने में। ठीक है, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जैसे कि अब लॉज बना दिए, सब कुछ हमने सब कुछ करके तैयार करवा दिया। ठीक है, हमने सब कुछ बनवा कर तैयार करवा दिया। अब इसमें कुछ चीज़ें हम और देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में, कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, रिजिड भी हो सकता है, और इन दोनों का मिक्सअप भी हो सकता है। इन दोनों का मिक्सअप भी हो सकता है। समझ रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल, रिजिड, और इन दोनों का मिक्सअप भी हो सकता है। अगर हम बात करें श्रीलंका की, श्रीलंका हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, श्रीलंका की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है, उसमें चेंजिंग कोई भी आसानी से हो सकती है। अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका का जो संविधान है वो काफ़ी रिजिड है, उसमें आप चेंजिंग आसानी से नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में भाई कुछ रिजिड भी है, कुछ फ्लेक्सिबल भी है। फ्लेक्सिबल कौन सा है, जो हमने ऑर्डिनरी लॉ पढ़े, जो पार्लियामेंट ने जो पास कर दिया ऑर्डिनरी लॉ, उसको हम आसानी से चेंज कर सकते हैं, उस मायने में वो फ्लेक्सिबल हो गया। लेकिन जो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को इतनी आसानी से हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए वो रिजिड है। इसलिए इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, दोनों का मिक्सअप है, फ्लेक्सिबल एंड रिजिड। ठीक है, अब जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भाई ये तो हमेशा ही फ्लेक्सिबल रहेगा, ऑलवेज फ्लेक्सिबल रहेगा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि एवरी इनेक्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट बिकम द पार्ट ऑफ दियर कॉन्स्टिट्यूशन। कोई सा भी इनेक्टमेंट अगर पास कर देगा पार्लियामेंट तो वो ऑटो में उनके लॉज बन जाएंगे, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट हो जाएगा। इसलिए अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑलवेज फ्लेक्सिबल इन नेचर, एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मे बी रिजिड, फ्लेक्सिबल, और मिक्सचर ऑफ बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो
यूनिटरी भी हो सकता है। यूनिटरी क्या होता है? यूनिटरी यूनिटरी क्या होता है? यूनिटरी एक ऐसा समझ सकते हो कि इसमें जो पावर होता है वो सेंट्रल के पास ही रहता है। सभी पावर सेंटर रहता है और सेंटर ही कंट्रोल करता है। ठीक है। और फेडरल भी हो सकता है। फेडरल भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि जो हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिटरी इन नेचर भी हो सकता है और फेडरल भी हो सकता है। फेडरल क्या होता है? फेडरल को आप ऐसे समझ सकते हो जहाँ की पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो, जहाँ पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। सेंटर और स्टेट्स में कुछ क्राइटेरिया बना दिया गया हो और बोला गया हो कि भाई सेंटर आप ऐसे रन कराओ, स्टेट आप ऐसे रन कराओ। उन दोनों को पावर दे दिया गया हो, उनके फील्ड निर्धारित कर दिए गए हों। तो जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है सेंटर और स्टेट्स में, वहाँ पे फेडरल नेचर बोला जाता है। और जहाँ पे पूरी पावर सेंट्रल के पास होती है उसको हम यूनिटरी कंट्री बोलते हैं। हमारा इंडिया कैसा है भाई साहब? फिर यूनिटरी बायस फेडरल। हम इसको आपको ध्यान से बताएंगे अभी। ठीक है। ना ही यूनिटरी है ना ही फेडरल है, इन दोनों का मिक्सिंग है। इसको हम जब देखेंगे तो बताएंगे। तो भी मोटा मोटा समझ लो कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पे होता है वो कंट्री यूनिटरी भी हो सकती है और फेडरल भी हो सकती है। जबकि वाइल जहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहाँ पे ऑलवेज, हमेशा पूरी पावर किसके पास होगी? सेंटर के पास होगी। जब पूरी पावर सेंटर के पास होगी तो कंट्री कैसा होगा? यूनिटरी। ध्यान देना। मतलब अगर जहाँ पे आप अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन देख लो तो आंख बंद करके आप बोल दो कि भाई साहब वहाँ पे तो यूनिटरी होगा। और जहाँ पे आप रिटन कॉन्स्टिट्यूशन देख लो तो वहाँ पे मे बी यूनिटरी, मे बी फेडरल। जैसे मैं अमेरिका की बात करोगे तो अमेरिका को आइडियल फेडरल बोला जाता है। ठीक है। आइडियल फेडरल बोला जाता है। और अगर आप रिटर्न में अगर यूनिटरी की बात करोगे तो ये फ्रांस और जापान इसके एग्जाम्पल हो गए हैं। आप इसके एग्जाम्पल को भी आप देख लो, आप भूलोगे नहीं। ओके दोस्तों, ये हमारा रिटर्न और अनरिटन क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।